हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को, जिसमें सब्जेक्ट रहने वाला है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये आपका सेकेंड पेपर होता है और ये आपका 50 अंक का पेपर होता है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। आज की इस क्लास में हम आपको इसी पेपर को सॉल्व कराने वाले हैं, तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि और भी भाई बहन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। ठीक है, तर्कात्मक क्रम से अगर आप शिक्षण कराएंगे तो स्थायी और ठोस होगा। वो क्या स्थायी होगा, क्या ठोस होगा, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अधिगम है वो स्थायी और ठोस होगा। अगर आप तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराएंगे तो यहाँ पर आपका जो अधिगम होगा वो स्थायी और ठोस होगा। चलिए बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकेंगे। कहां से डाउनलोड कर सकेंगे आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो वहाँ पर एंड तक बने रहेगा। इसके साथ ही हमने आपको 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी दे दिए हैं। सभी सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी दे दिए हैं इसी चैनल पर। तो आप तुरंत चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और आपको प्ले लिस्ट में चले जाना है। ठीक है, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर आपको देख लेना है। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मॉडल पेपर की जो प्ले लिस्ट है उसमें सभी सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। संप्रेषण नहीं है, आपको बताना है संप्रेषण क्या नहीं है। तो आप बताएंगे कि जो संप्रेषण है वो भाषण देना संप्रेषण नहीं है। भाषण देना संप्रेषण नहीं है, क्योंकि भाषण में क्या होता है, केवल वक्ता ही अपने विचार प्रस्तुत कर पाता है। ठीक है, जबकि संप्रेषण में क्या होता है, दोनों तरफ से बातचीत होती है, लेकिन भाषण में केवल एक ही व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत कर पाता है। तो ये यहाँ पर संप्रेषण नहीं है। क्या, भाषण देना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आप बताएंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा का सामान्य सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर है आपका शिक्षा का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो आप बताएंगे कि कौन सा नहीं है। तो शिक्षा का जो सामान्य सिद्धांत है वो रुचि का सिद्धांत हो गया, आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत हो गया, नियोजन का सिद्धांत हो गया। ये सब शिक्षा के सिद्धांत हैं, लेकिन परिणाम का ये जो सिद्धांत है ये शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ चुके हैं और प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बता दीजिए शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, ये किसका कथन है? तो आप बताएंगे कि ये जो कथन है ये रायवर्न का है। किसका है? रायवर्न का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। शिक्षक को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है, ये आपको बताना है। तो क्या है? तो वो हो जाएगा आपका अभ्यास कार्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभ्यास कार्य। ठीक है, शिक्षक को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या है? अभ्यास कार्य ही शिक्षा को, यहाँ पर आपका शिक्षा को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। क्या? अभ्यास कार्य। यानी कि प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? तो आप बताएंगे कि जो किंडरगार्टन विधि ये खेल पर आधारित है। ये तो आपको पहले से पता ही होगा, नॉर्मल क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 8 है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आप बताएंगे कि बच्चों में कल्पना शक्ति का जो विकास है वो कहानी के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? कहानी के द्वारा किया जा सकता है कल्पना शक्ति का विकास। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 9 है। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? तो आप बताएंगे कि प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो द्विपक्षीय होती है। दोनों तरफ से जो है लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो उसे प्रभावी संप्रेषण आप कहेंगे। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक को आनंददायक
मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि कौन सी है? शिक्षण को आनंददायक बनाया जाए, मनोरंजक बनाया जाए और परिपूर्ण बनाया, रुचिपूर्ण बनाया जाए, तो इसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाए? तो आप बताएंगे कि खेल गतिविधि या प्रविधि ये आपको अपनाना है। ठीक है, खेल गतिविधि प्रविधि जो है वो आपको अपनाना है, तो खेल प्रविधि या फिर गतिविधि प्रविधि। ठीक है, ये इससे क्या होता है, जो शिक्षण है वो आनंददायक बनता है, मनोरंजक बनता है और रुचिपूर्ण बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या है आपका 11। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे कि जो आगमन विधि का प्रयोग है वो व्याकरण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? व्याकरण में किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति है, संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस लैटिन शब्द से हुई है? संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस लैटिन शब्द से हुई है? तो आप बताएंगे ये कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। किससे? कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 13, इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का मुख्य बिंदु क्या होता है? जो शिक्षक केंद्रित है, एक तो बाल केंद्रित शिक्षा होती है जिसमें बालक मुख्य बिंदु रहता है, लेकिन जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है इसमें शिक्षा का जो मुख्य बिंदु होता है वो आप बताएंगे वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका शिक्षक। क्या हो जाएगा? शिक्षक। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, अगले प्रश्न को और हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या है आपका 14। कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? कौन सा जो है वो प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? तो आप बताएंगे कि मानचित्र ये प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। ठीक है, मानचित्र जो है ये प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है बल्कि ये मानव निर्मित है। ठीक है, बाकी ये पत्तियाँ हो गई और कंकड़ पत्थर हो गए, ये आपके प्रकृति प्राप्त टीएलएम है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या आपका 15, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अधिगम क्या है? तो आप बताएंगे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही आप अधिगम कह देते हैं। सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसी को आप अधिगम बोल देते हैं। बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपके 3 लोगोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो अब हम आपको बता देते हैं। तो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे दी गई है। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको इस जो पीडीएफ फाइल है इसकी, इस मॉडल पेपर की, वो आपको आसानी से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। अब तक जितने भी मॉडल पेपर कराए गए सारी पीडीएफ फाइल उसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दे दी गई। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जिनकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही करके सीख रहे होते हैं। प्रश्न संख्या 17, शिक्षण की कोई परिभाषा लिख दीजिए। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थिति, मूल्यों और संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियाँ होंगी वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न संख्या 18, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो आप बताएंगे कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जो है वो प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज का पूर्व नाम क्या है? इलाहाबाद है। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? तो आप बताएंगे कि पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय है छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करना या बल देना। प्रश्न संख्या 20 है, बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है, जैसे ग्राफ, मानचित्र, चार्ट पेपर आदि। कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने और आकार आदि का ज्ञान होता है। ठीक है, इससे बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री से बहुत सारे लाभ होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए कि रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या होता है, रटने की अपेक्षा सिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। रुचिपूर्ण शिक्षण में सीखने को आनंददायक बनाया जाता है। इसके अलावा बालक के व्यक्तित्व का विकास कराया जाता है। हास्य अवरोध को इसमें रोकना होता है। जिसमें बच्चे की रुचि होती है उसी तरह का जो शिक्षण है वो कराया जाता है, जिससे बच्चा भी खुश हो जाता है और वह अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करता है। प्रश्न संख्या 22 है, शिक्षण का अर्थ बताइए। तो शिक्षण का संक्षेप में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। संक्षेप में अर्थ क्या है? ज्ञान प्रदान करना, यानी कि जानकारी प्रदान करना ही शिक्षण है। शिक्षक जो है वो शिक्षण के द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, शिक्षण का यहाँ पर अर्थ क्या है? शिक्षक जो है वो शिक्षण के द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों का कैसा विकास होता है? सर्वांगीण विकास होता है। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है?
तो आप बताएंगे कि निम्नलिखित में महत्व है शिक्षण मूल्यांकन हेतु, नवीन ज्ञान का संबद्धीकरण हेतु, जिज्ञासा हेतु, पाठ विस्तार हेतु, रुचि और एकाग्रता बनाए रखने हेतु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने स्क्रीन पर, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आस है। तो बताया गया कि मूर्त से अमूर्त शिक्षण इस तथ्य पर बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त यानी कि स्थूल वस्तुओं का ज्ञान प्रदान कराना चाहिए, तत्पश्चात मतलब उसके बाद अमूर्त यानी कि सूक्ष्म तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मूर्त वस्तुएं वे होती हैं जो दिखाई देती हैं तथा जिनको पहचानना तथा समझना सरल होता है। जैसे कोई भी वस्तुओं में दिखाई दे रही है वो मूर्त है, जबकि अमूर्त वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती हैं, इसके लिए उनको समझना थोड़ा कठिन होता है। तो पहले हमें ऐसी चीज़ों को दिखाना चाहिए जो जिन चीज़ों को बच्चे आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें उन्हीं चीज़ों से जोड़कर दूसरी वस्तु के बारे में समझाना चाहिए जो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। अगला प्रश्न संख्या है आपका 25। इसमें आपसे पूछा गया कि BRC का पूरा नाम क्या है, BRC की फुल फॉर्म क्या है। तो इसे हिंदी में आप बोलेंगे खंड संसाधन केंद्र, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ठीक है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 26, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या है। छात्रों को आकर्षक और आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना ही रुचि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका NCERT का पूरा नाम बता दीजिए। तो NCERT का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये NCERT का पूरा नाम आपको बताया गया। प्रशिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। तो आप बताएंगे कि प्रशिक्षण का अर्थ है अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। गतिविधि से आप क्या समझते हैं। तो गतिविधि वह रुचि का ढंग है जो अधिगम प्रक्रियाओं को रोचक बनाता है, और गतिविधि के द्वारा दिए गया ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है। प्रश्नों की दो विशेषताएं लिख दीजिए। पूछा गया अगला प्रश्न संख्या 30। प्रश्नों की दो विशेषताएं इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न प्रेरणा उत्पन्न करने वाले होने चाहिए। यहाँ तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए। अब यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन्हें आपको तैयार कर लेना अच्छे से। आपकी परीक्षा अक्टूबर में है, ये तो आप इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। आपके परीक्षा फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर नीचे आपकी आंसर की भी दी हुई है, तो आप इसे मॉडल पेपर को PDF फाइल को टेलीग्राम ग्रुप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद